आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, एक हैरान कर देने वाली ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप वाकई में जाग उठेंगे। कहा जाता है ना, जाके राखो साइयां, मार सके न कोई। आगरा में सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर एक मालगाड़ी गुजर जाती है और मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि ट्रैक पर एक लड़की लेटी हुई थी, जो कि पूरे तरीके से सुरक्षित और अच्छे से निकल गई। उसका बाल भी बाका नहीं हुआ था। लड़की को उठाकर प्लेटफॉर्म पर बाद में लाया गया, लेकिन ये तस्वीर प्रदर्शित करती है कि हिंदुस्तान में वाकई में कुछ भी संभव है, क्योंकि ट्रैक पार कर एक स्टेशन के कोने से दूसरे स्टेशन के कोने तक जाने की एक तरह से गंदी आदत बहुत लोगों को है, और शायद यही उसी का एक नमूना है। और आइए आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि यह घमासान एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के मतदान हुए और बीएमसी के चुनावों को लेकर सबकी निगाहें बस वहीं टिकी हुई थी, क्योंकि बीएमसी के इस चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया और दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। दोनों पार्टियों ने दावा किया है कि बीएमसी में इस बार वर्चस्व उनका होगा। हालांकि बीएमसी के लिए 52% मतदान की बात कही गई है, लेकिन देखा जाए तो यह चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का बोलबाला अपने दम पर होगा? क्या शिवसेना एक बार फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएगी? क्या बाल ठाकरे की छवि से आगे बढ़ पाएंगे उद्धव ठाकरे, या यूं कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ेंगे? यह सब कुछ तय होगा बीएमसी के इस मतदान से। मुंबई का मुकद्दर कौन तय करेगा, इस बात का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। मायानगरी के इन चुनावों को लेकर सियासी उठापटक ही कुछ ऐसी रही कि बीएमसी के नतीजों पर देश की निगाहें टिकी। लंबे अरसे बाद बीजेपी और शिवसेना अलग अलग बीएमसी के मैदान में उतरे हैं। सूबे में गठबंधन की सियासत करने वाले बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी तीर भी जमकर चले। उद्धव ठाकरे के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 227 सीटों वाली मुंबई नगर पालिका को जीतने के लिए इस बार सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने भी वोट डालने के बाद जीत का दम भरा। आप वोट करते हैं तो आप निंदा कर सकते हैं, आप वोट करते हैं तो आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप वोट नहीं करते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इस बार बीएमसी की 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 फरवरी को बीएमसी चुनावों के नतीजे आएंगे। बीएमसी हिंदुस्तान की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट के बराबर रहता है। बीएमसी चुनाव ने शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती में दरार पैदा कर दी है। चुनाव नतीजों के बाद इस तल्खी के और बढ़ने के आसार हैं, जिससे फडणवीस सरकार में साझेदारी का गणित भी बिगड़ सकता है। विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। बीएमसी के ये चुनाव कई गणित को बदलने का मादा रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खास करके अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का ये मनमुटाव आगे बढ़ गया और शिवसेना ने बीएमसी पर अपना कब्जा जमा लिया, तो फिर ये गठबंधन, जो कि बहुत पुराना गठबंधन है, हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुंबई में लोग इतने अभाव की बात करते हैं, कहते हैं कि सड़कें नहीं है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, कहते हैं सुविधाएं नहीं है, गंदगी बहुत है सड़कों में, और उसके साथ साथ शहर में नियमों का पालन नहीं होता। उस शहर में जहां जागरूकता इतनी ज्यादा है, मतदान फीसदी जब 50 के आसपास रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए बाहर निकलना चाहिए, तभी तो शायद आप एक अच्छे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर सकते हैं। और शायद इसी को प्रोत्साहित करने के लिए बॉम्बे में, या यूं कहें कि मुंबई में, तमाम नामचीन लोग बाहर निकले। आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई की सड़कों पर उतरे सितारे, बीएमसी के लिए वोटिंग का उत्साह। बीएमसी चुनाव में हर किसी की नजरें इसी बात को लेकर लगी थी कि वोटिंग के दिन मुंबई में रहने वाले सितारे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कितना करते हैं। लेकिन इस बार सितारों ने निराश नहीं किया।
फिल्म अभिनेत्री रेखा ने बांद्रा में वोट डाला। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। आमिर खान की पत्नी किरण राव भी वोट डालने पहुंची। जो खुली जगहें हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो लोगों के लिए बेहतर यूज़ हो, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। और सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल में ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट हमारे शहर में बेटर हो। जॉन अब्राहम तो बाइक चलाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और लोगों से वोट डालने की अपील भी की। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने वोट डालकर अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की। गीतकार गुलजार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोटिंग राइट्स को भी लोगों के सामने समझाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सुभाष घई, श्रद्धा कपूर, परेश रावल, वरुण धवन और श्रुति सेठ भी वोट डालने पहुंचे। मैं यहाँ मतदान करने के लिए सिर्फ एक ही विचार से आया हूँ कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। जब करप्शन ख़त्म ना हो तो कम होनी चाहिए। करप्शन कम होती है तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है। शाम होते होते बॉलीवुड के किंग खान भी पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सलमान खान के परिवार ने भी बीएमसी चुनाव में वोटिंग की। सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी दोपहर को पोलिंग स्टेशन के बाहर नजर आए। सचिन ने न केवल बीएमसी चुनाव में वोटिंग की, बल्कि लोगों से वोट करने की अपील भी की। पूरे दिन मुंबई में इसी तरह सितारों की तस्वीरें नजर आती रही। सितारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी नजर आया। सितारों को देखकर लोगों को वोट देने की सीख भी मिली और शायद इसीलिए इस बार मुंबई ने वोटिंग परसेंट में 50% के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है और बात बात पर कैसे बात निकल रही है, यह प्रदर्शित करता है कि यह चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों यूपी के लड़कों को भी नहीं बख्शा। ऐसा लगता है जैसे कि जबान और जबानी जंग कुछ इस तरह से घालमेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि स्तर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। यहां बची है तो बस इतनी बात कि कोई कुछ भी कह सकता है और कहीं किसी का कोई पैमाना नहीं है। यूपी में पश्चिम से शुरू हुए चुनाव का दौर ज्यों-ज्यों पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की रणनीति और प्रचार की धार भी बदल रही है। विकास, सुशासन, किसान और रोजगार से शुरू हुआ चुनावी वायदों का दौर अब मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान से लेकर दिवाली, रमजान तक पहुंच चुका है। यूपी के गोद लिए बेटे से बिजली के नाम पर गंगा कसम तक का चुनावी दंगल ये संकेत देता है कि यूपी में बाकी के 4 चरणों की लड़ाई में नेताओं की रणनीति बदल रही है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हमने रमजान पे भी बिजली दी है 24 घंटे, दिवाली पे भी दी है और क्रिसमस पे भी 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया है। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, खाओ गंगा मैया की कसम, काशी में 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? यूपी में 403 सीटों में से 209 सीटों पर चुनाव गुजर जाने के बाद सियासी बिसात पर चाल बदलने लगी है। इसे आंकड़ों के लिहाज से समझें तो अब तक हुए 3 चरणों के मतदान में पहले चरण में 73 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 67 सीटों पर और तीसरे चरण में 69 सीटों पर वोट पड़े हैं। पिछली बार इन इलाकों में एसपी को 73 में से 24, 67 में से 34 और 69 में से 55 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी को 73 में से 23, 67 में से 18 और 69 में से 6 सीटें मिली थी। बीजेपी को 73 में से 12, 67 में से 10 और 69 में से 5 सीटें मिली थी। इन आंकड़ों से जाहिर है कि 3 चरणों के चुनाव में रणनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए विकास और सुशासन जैसे नारे काम कर रहे थे, लेकिन बाकी के 4 चरणों का चुनाव का मुद्दा बदल रहा है। अभी तक बीजेपी के दूसरे नेता धार्मिक और जातीय मुद्दों की बात करते थे, लेकिन अब पीएम मोदी जहां सीधे इस दंगल में कूद पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर से अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
यूपी में बिजली के नाम पर गंगा कसम की बात आने वाले दौर के दांवपेच का संकेत दे रही है। 3 चरणों में हुए मतदान को लेकर सभी नेता अपनी अपनी बढ़त का जरूर दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत के अंदाजे के बाद चुनावी चाल में बदलाव दिख रहा है। जिस तरीके से बीजेपी दलितों के साथ अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की लगातार अपील करती रही है, उसकी काट में विपक्षी दलों ने ध्रुवीकरण की सियासत की कोशिश शुरू कर दी है। यूपी में मुस्लिम समाज की आबादी 18 से लगभग 20% है। क्या उन्होंने अपनी पार्टी से किसी एक भी मुसलमान को टिकट दिया है? मैं समझती हूँ नहीं दिया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों का और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। बहरहाल यूपी के सिंहासन की लड़ाई अब उस दौर में पहुंचने लगी है जहां सभी दलों के नेताओं के लिए विकास का मुद्दा पीछे हो रहा है और वो धर्म, जाति और लहर की सियासत पर वोट पड़ने की उम्मीद लगाए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और कभी कभी रैलियों में या यूं कहें कि चुनावी सभाओं में वो हो जाता है जिसे अप्रत्याशित कहा जाता है। इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश की रैली होनी थी, लेकिन मंच अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि मंच पर नेता पहुंच पाते उससे पहले नेता के समर्थक पहुंच गए, और इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए कि बस मंच टूट गया। भाषण के पहले ही ये मंच टूटा। अगर भाषण के दौरान टूटा होता तो शायद जुमलेबाजी और चुटकुलेबाजी कहीं और ज्यादा होती। किस्मत अच्छी थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। हमने कुछ देर पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि कैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी के दिनों में, जो कि पिछले 5 साल के तापमान से ज्यादा है, और आने वाले कुछ एक सालों के बाद पूरे के पूरे उत्तर भारत में रह पाना हिंदुस्तानियों के लिए नामुमकिन जैसा होता दिखेगा। लेकिन पहाड़ों की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि वहां ठंड ने पूरी तरह से हर किसी को जकड़ रखा है। कश्मीर की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अगर आप हिमाचल की पहाड़ियों की बात करें तो वहां भी बर्फबारी हो रही है। यह मौसम समझ के परे है। बदलता मौसम और कुदरत की आफत। जिन लोगों को लग रहा था कि सर्दी को अभी बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, उन्हें यह तस्वीर हैरान कर सकती है। कश्मीर की पहाड़ियां इसी तरह बर्फबारी से सफेद हो चुकी हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का संपर्क दूसरे सड़कों से कटा रहा। मौसम विभाग ने हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं करगिल में अब भी बर्फीले तूफान का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है। जम्मू के बानिहाल में हुई बर्फबारी और रामबन के अलग अलग इलाकों में हुए लैंडस्लाइड्स के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एक बार फिर बंद करना पड़ा है। और आप देख सकते हैं इस समय हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं, और यहाँ से जम्मू से जो श्रीनगर जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसकी तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि खाना के लिए कुछ नहीं है, इधर सोने के लिए भी जगह नहीं है, रोड पे सोते हैं हम लोग। जाहिर है पहाड़ों पर मौसम बदल चुका है। ताज़ा बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आएगा, यानी मौसम में दोबारा ठंडक लौट सकती है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। INS विराट, हम हर हिंदुस्तानी के दिल में इस युद्धपोत की एक अलग जगह है, लेकिन अब इसे कबाड़ के हाथों बेचा जा रहा है। जी हाँ, ये जो अपनी जिंदगी जी चुका है और अब इसके लिए कोई जगह नहीं है जहां इसे रखा जा सकता है। अब हिंदुस्तान के पास युद्धपोत के नाम पर सिर्फ एक युद्धपोत है, जो कि जब से उसे कमीशन किया गया है उस दिन से लेकर आज तक शायद सेवा में साल भर से ज्यादा के वक्त तक नहीं रह पाया है। वहीं चीन की बात देखिए, चीन खुद अपने दम पर 3 युद्धपोत बना चुका है, और अमेरिका भी मानता है कि चीन के बनाए गए युद्धपोत वाकई में अमेरिका के बनाए युद्धपोत से कहीं भी कम नहीं है। कहां कमी रह गई हिंदुस्तान में? हम क्यों नहीं विकसित कर पा रहे खुद का अपना एक युद्धपोत? क्या विदेश से युद्धपोत खरीदने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? क्या हम अपनी रक्षा खुद कभी नहीं कर पाएंगे? हिंदुस्तान का सबसे पुराना युद्धपोत क्या कबाड़ में बिकने वाला है? 30 सालों तक सेवा देने वाला नेवी का सिकंदर क्या टूटने वाला है? INS विराट
वो नाम जिसका जिक्र होते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते थे, अब वही आईएनएस विराट कबाड़ में बिकने वाला है। खबर है कि आईएनएस विराट 6 मार्च को नेवी से रिटायर हो रहा है। नेवी सूत्रों की माने तो अब इसे इस्तेमाल करना खतरनाक है। इसके कई हिस्सों में जंग भी लग चुकी है। 13 मंजिल ऊंचे आईएनएस विराट की कीमत 1000 करोड़ रुपए है। इसका वजन है 29,800 टन। खबरों की माने तो इस युद्धपोत को किसी म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार इस युद्धपोत को लेने के लिए तैयार भी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसकी आधी कीमत की मांग कर रहा है और ये विवाद अगर नहीं सुलझा तो फिर आईएनएस विराट कबाड़ में बिक सकता है। फिलहाल आईएनएस विराट मुंबई में मौजूद है। विराट का इतिहास भी शानदार रहा है। आपको बता दें कि आईएनएस विराट को इंडियन नेवी में 1987 में शामिल किया गया था। इससे पहले रॉयल ब्रिटिश नेवी में इसने 27 साल सेवाएं दी। आईएनएस विराट अब तक करीब 9,30,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। आईएनएस विराट नेवी से रिटायर हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये युद्धपोत कबाड़ में तब्दील भी हो जाए। लेकिन ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि हिंदुस्तान में नए एयरक्राफ्ट करियर के आने में अभी लंबा वक्त है। वहीं दूसरी तरफ चीन तेजी से अपने एयरक्राफ्ट करियर का न केवल विस्तार कर रहा है बल्कि उन्हें और भी ज्यादा आधुनिक कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन हिंदुस्तान को घेरने की कोई कोशिश कभी छोड़ता नहीं है और यही एक नया दांव खेला जा रहा है चीन के द्वारा। हिंद महासागर में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने का न सिर्फ संकेत दिया है बल्कि ठोस सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। चीन की स्टेट मीडिया के हिसाब से यह माना जा रहा है कि हिंद महासागर में चीन ने अपने नेवल ड्रिल को अंजाम दिया है और सीधी बात यह है कि इसका मकसद हिंदुस्तान को बस सावधान करना है कि यह है चीन की ताकत, आप अभी हमारे बराबर नहीं है। हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए चीन के नौसैनिक जहाज जब आगे बढ़े तो ये हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी की तरह था। हिंद महासागर में लंबे अरसे बाद चीन की नौसेना ने एक बड़े नौसैनिक अभ्यास को जन्म दिया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चीन की नौसेना ने एक पूरा बेड़ा हिंद महासागर में हो रही इस नेवल एक्सरसाइज में उतारा है। हालांकि इस एक्सरसाइज में किस किस्म के फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स शामिल थे, कितने नौसैनिकों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया, इसको लेकर कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में खुलेआम अपनी नौसैनिक पनडुब्बियों को उतारने के बाद ये एक्सरसाइज कर चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना है। भारत के लिहाज से हिंद महासागर काफी महत्वपूर्ण है। पहली वजह यह कि भारत के समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है और इन इलाकों में किसी किस्म की सैन्य गतिविधि इस व्यापार पर असर डालेगी। साथ ही भारत के भी हिंद महासागर में अपने हित हैं, जिसमें मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों के साथ सामरिक साझेदारी और पाकिस्तान पर निगरानी शामिल है। अगर चीन ने इस किस्म के कदम आगे बढ़ाए तो बहुत मुमकिन है कि दक्षिण चीन सागर की तरह ही हिंद महासागर को भी चीन एक तनातनी का मुद्दा बना दे। टीम न्यूज़ नेशन। रिलायंस जियो ने आज अपने प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान का ऐलान किया है। इस प्राइम सब्सक्रिप्शन को लेकर अब जो ग्राहक हैं वो 1 अप्रैल 2018 तक जियो के एक नए ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 170 दिन में 10 करोड़ ग्राहक जोड़ने का ऐलान आज रिलायंस के चेयरमैन ने किया है। 99 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस के साथ साथ जियो के प्राइम मेंबर जो बनते हैं वो अगले 12 महीने तक रिलायंस पर 4G की फ्री सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा ऑफर है जो कि ग्राहकों के लिए फायदे ही फायदे की बात कर रहा है। लेकिन क्या फायदा होगा, संशय तो है ही। दोस्तों, सरल शब्दों में कहूं तो आपने हम पर विश्वास किया और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अब हमारा ये कर्तव्य है कि जो कोई जियो के साथ है उसको आने वाले दिनों में सबसे अधिक फायदा मिले। और अब एक ऐसी खबर जो कि उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। 3 तलाक का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बन चुका है, लेकिन अब इस पर एक नई बहस हो गई है।
पहले बलात्कार की बात आई और उसके बाद 3 तलाक की तलवार लटका दी गई महिला के ऊपर। उत्तर प्रदेश के बरेली में ये बात सामने आई है, जहां एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, यह आरोप लगा और उसके बाद और ये बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि खुद परिवार के ही एक सदस्य ने किया और उसके बाद पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। जिस पर था एतबार उसी ने कर दिया बेसहारा, जिससे थी इंसाफ की गुहार उसी ने लटका दी तलाक की तलवार। बरेली की ये बेटी दर दर भटक रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसके नंदोई ने पहले तो घर की दहलीज के भीतर तमंचे के जोर पर उससे रेप किया और जब उसने ये बात अपने शौहर से बताई तो पहले तो उसने खामोश रहने की धमकी दी, लेकिन जब पीड़ित एफआईआर कराने पर अड़ गई तो तलाक देकर बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। जो है उसको गलत काम कराया उससे, उस नंदोई ने, हाँ उसने मना करा और उसे मार के घर से बाहर निकाल दिया और तलाक भी दे दिया। और मतलब कह दिया था मतलब तलाक को, तलाक दे दूंगा तो ऐसा, मतलब उसने शिकायत करी उससे तो उसे मतलब मार के भगा दिया। मार के भगा दिया। हाँ। 3 बार तलाक भी कह दिया है। मतलब उस कह तो दिया उसने, घर वाले मतलब कह रहे हैं इसको। दर्द बस इतना नहीं, 4 साल पहले पीड़ित की शादी बदायूं के एक शख्स से हुई। महिला का आरोप है कि उसका नंदोई तभी से उस पर बुरी नजर गड़ाए था। इस बीच पति भी दहेज लाने का दबाव बनाता रहा, अक्सर उसके साथ बदसलूकी होती, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहती रही और फिर जब नंदोई ने रेप किया तो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बार बार कहते थे मैं कैसे पैसे लेके आ, 2 लाख की मांग करी थी और 17 तारीख को शाम को इन्होंने गलत नज़र रखी मुझ पर। नंद ने, जेठानी ने, देरानी ने, सबने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित की शिकायत पुलिस से भी है। कहा जा रहा है कि पहले तो पुलिस ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ती देख केस दर्ज हुआ और पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया। दूसरी ओर पुलिस जल्द से जल्द जांच पूरी करने का भरोसा दे रही है। महिला का आरोप ये तो यही है कि साहब मेरे को जो है फोर्स किया जाता था कि बहनोई के साथ चूंकि घटना हुई उसकी रेप की, तो उसने शिकायत करी इसकी, इसी बात को लेकर के पत्नी का आरोप है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं क्योंकि दहेज की बात वो पहले से बता रही है। बरेली की ये बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। रेप का दर्द क्या कम था कि पति ने तलाक की तलवार से जिंदगी तार तार कर दी। ये वारदात एक बार फिर सवाल उठा गई 3 तलाक पर। सवाल ये कि क्या किसी प्रथा के नाम पर यूं महिला की जिंदगी सूली पर चढ़ाई जा सकती है। बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।